हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे आज के टॉपिक में हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग रहेगा, फीडिंग का प्रोसीजर रहेगा, उसके बेनिफिट्स रहेंगे और किस हिसाब से इस ब्रेस्ट फीडिंग को हम इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो इम्पोर्टेंस किस हिसाब से देनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के कितने बेनिफिट्स हैं, वो किस हिसाब से मदर तक हमें पहुंचाने हैं, उस हिसाब से हम आज का लेक्चर कैरी ऑन करेंगे। अब हमारा आज के लेक्चर में क्या ऑब्जेक्टिव है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवानी है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। सो जब तक हम किसी को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी तब तक हमें उसमें एनकरेजमेंट नहीं आएगी। तो एनकरेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सेकेंड पॉइंट आज जो हम पढ़ेंगे कि पेशेंट को कि बेसिक ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशंस क्या है, बेसिक ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशंस को हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस, मतलब कॉमनली मदर क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है, उसको हम पहले रिकॉग्नाइज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट अ वे ऑफ ट्रीटिंग इट। इन्फॉर्म अदर्स अबाउट व्हाट इज़ नीडेड टू क्रिएट अ हेल्दी या फिर बेबी फ्रेंडली ऑफिस एंड हॉस्पिटल। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, लास्ट का बहुत ही इग्नोर्ड पॉइंट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो एनकरेजमेंट रियली मदर को चाहिए वो एनकरेजमेंट सोसाइटी ने देनी रहती है। सोशल प्रेजेंस में या फिर आउटडोर्स में भी ब्रेस्ट फीडिंग को किस तरह से प्रमोट किया जाए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे जो बोलते हैं ना कि सबसे जो हर्डल्स आता है ब्रेस्ट फीडिंग में वो इसीलिए आता है कि अगर मदर ने पूरा बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाया या फिर ब्रेस्ट फीड पे ही रख रही है तो सबसे चैलेंजिंग उसके लिए होता है कि पब्लिक प्लेसेस में या तो वो जाए ना, और अगर जाना पड़े तो वहाँ पे ब्रेस्ट फीड कैसे कराएगी, क्योंकि लोग देखेंगे, वो उसको टीज कर सकते हैं या फिर उसको लोअर डाउन मान सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज के लिए एनकरेजमेंट जो है वो सोसाइटी से आना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है वो सोसाइटी से किस तरह से आ सकता है, ऑफिसेज या फिर पब्लिक प्लेसेस को हमें इस तरह से मॉडलेट करना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम ऑफिसेज में एक एरिया रखें जहाँ पे बेबीज़ को फीड किया जा सके, पब्लिक प्लेसेस पे एक एरियाज़ हो जहाँ पे बेबी को फीड किया जा सके। बट इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सोसाइटी का मेंटल जो एटीट्यूड है वो चेंज होना, कि जितना सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, जितना इसके बेनिफिट्स जानेगी, उतना मदर को एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो पब्लिक प्लेसेस में भी ब्रेस्ट फीड करवा सके। All family physicians have a unique role in the promotion of breast feeding। ये एक इम्पॉर्टेंट कैप्शन है, क्योंकि जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो एक ऐसा फिजिशियन है जिसके पास एक लेडी बचपन से लेके या फिर अपने पूरे जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करती है। तो दैट इज़ अ फैमिली फिजिशियन, क्योंकि वो सारा प्रॉब्लम्स उसी के साथ शेयर करती है। गायनेक के पास तो वो स्पेसिफिकली जब वो दैट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में जाती है, बट अगर गायनेक की फैमिली फिजिशियन है तो और भी अच्छा। बट फैमिली फिजिशियन से इस कैप्शन का बोलने का मतलब ये है कि वो फिजिशियन जिसके पास लेडी हमेशा जाती है, उस फिजिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने का, क्योंकि ये जो एनकरेजमेंट है ये स्टार्टिंग से ही आना चाहिए। जितना एनकरेजमेंट आएगा उतना ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट होगा। ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स किस किस को बेनिफिट मिलता है। इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग से बेनिफिट मिलता है, मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग से बेनिफिट मिलता है, इवन फैमिली एंड सोसाइटी को ब्रेस्ट फीडिंग से बेनिफिट मिलता है। ये कैसे मिलता है ये हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे इन्फेंट्स को ब्रेस्ट फीडिंग से क्या बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज इट डिक्रीजेस द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट इन्फेक्शन से होगा तो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी
both will be on the lower side. So that is the number 1 criteria. इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आते हैं, जीआई इन्फेक्शंस आते हैं। तो ये सारे इन्फेक्शंस को एट पार रखता है, एट बे रखता है आपका ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। डिक्रीज रिस्क ऑफ SIDS, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, बेबी को ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसमें स्पीसीज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होगा, या फिर ओवर फीडिंग का जो एक प्रॉब्लम रहता है जिसमें ओवर फीडिंग होता है, या फिर गैस एयर बेबी के एब्डोमेन में चली जाती है ड्यू टू बॉटल फीड, वो चांसेस यहाँ पे नहीं होता। दूसरा, इम्प्रूव्ड आउटकम्स फॉर प्री मैच्योर इन्फेंट्स। जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स रहते हैं या फिर प्री मैच्योर बेबीज़ रहते हैं, उसके लिए यहाँ पे इम्प्रूव्ड आउटकम है या फिर काफ़ी अच्छा आउटकम है, जहाँ की फ्यूअर इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि वो पहले ही प्री मैच्योर है, इम्यूनिटी उनकी पहले ही लो है। इन्फेक्शन हो जाएगा तो मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी और बढ़ जाएगी। डिक्रीज रिस्क ऑफ NEC, दैट इज नेक्रोटाइजिंग एनकेफेलोपैथी, वो भी, या फिर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ये भी इसमें डिक्रीज होता है। अर्लियर डिस्चार्ज, या फिर बेबी का जो डिस्चार्ज प्रोसीजर है वो जल्दी होता है, क्योंकि फीड करेगा तो बच्चे का जो ग्रोथ है उसका जो हमें दिखाई देता है कि अभी बेबी फीड करने लगा है। फीड करने लगेगा तो बेबी अब अच्छे से फीड कर सकता है, अच्छे से उस चीज़ को अडेप्ट हो गया है। बट अगर बॉटल फेड है या फिर मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आ रही है, तो बॉटल को अकस्टम होने के लिए या फिर आर्टिफिशियल फीडिंग को अकस्टम होने के लिए बेबी को टाइम लग जाता है। अब ओल्डर चिल्ड्रन में क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब थोड़े से बड़े, ये तो हम इन्फेंट्स के बारे में देखा। ओल्डर चिल्ड्रन मतलब थोड़े से इससे बड़े हो गए उस चाइल्ड्स को, इससे क्या फ़ायदे हैं। फंक्शनल कंपोनेंट इन इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम में एक फंक्शनल कंपोनेंट है यहाँ पे। प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट टाइप 2 डायबिटीज़, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिक्रीज रिस्क ऑफ सम चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, सम चाइल्डहुड जिसके उसमें विद लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आप चाइल्डहुड ल्यूकेमियाज के कुछ एक पार्ट्स या फिर कुछ एक क्राइटेरियाज हैं, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग का माना जाता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग हुई है तो ये सारी चीज़ों को ये कम करता है। ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए वो ऑप्टिमल लेवल पे होता है। ओवरवेट नहीं होता या फिर ओबेसिटी के चांसेस कम होते हैं। इंक्रीज्ड IQ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको याद रखना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ है या फिर ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैं उनका IQ एवरेजली, इट इज़ नॉट, या एक ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट फीड के सारों के IQ बढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, बट एवरेजली अगर आप देखोगे तो जो ब्रेस्ट फीड बेबीज़ हैं उनका IQ कंपैरेटिवली अच्छा होता है, ठीक है। नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द माउथ एंड जॉज, क्योंकि वो जो सकिंग प्रोसेस रहता है और वो जो पोजिशनिंग रहता है उसमें जॉज का एक्सरसाइज या फिर मूवमेंट जो होता है या फिर बाइट करता है वो जो होता है वो नॉर्मल डेवलपमेंट के थ्रू जाता है, ठीक है। डिक्रीज रिस्क ऑफ डेंटल ऑक्लूजन, मतलब क्योंकि जो अंदर के गम्स हैं वो उसमें जो प्रेशर पड़ता है, दी नॉर्मल ब्रेस्ट फीड बेबीज़ में जो प्रेशर पड़ता है, बॉटल फेड बेबीज़ को जो निप्पल से प्रेशर पड़ता है, दैट प्रेशर एंड दी पोजिशन टोटल अकाउंट्स फॉर दी डेंटल ऑक्लूजन, जो दांत बाद में आएंगे उसमें भी ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू मदर्स, अभी मदर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस ब्रेस्ट फीडिंग में, ये होगा आपका इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। क्या है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ है डिक्रीज रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज, तो दिस इज़ रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड ऑक्सीटोसिन के रिलीज से जो पहले जो यूट्रस का इन्वोल्यूशन है या फिर साइज़ में आना और ये सारा जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर की वजह से पोस्टपार्टम हेमोरेज जो है उसकी हम देखते हैं कि पोस्टपार्टम हेमोरेज जितने लेवल्स में हो रहा है, अगर जस्ट आफ्टर बर्थ आप ब्रेस्ट फीड को देते हो बेबी को तो पोस्टपार्टम हेमोरेजेस के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। डिलेड ऑनसेट ऑफ मेंसेस, मतलब जो टोटली ब्रेस्ट फीड मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं उनके जो मेंसेस हैं वो थोड़े लेट आते हैं कंपैरेटिवली जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही हैं। डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और चाइल्ड स्पेसिंग, क्योंकि हेमोरेज कम होता है तो एनीमिया कम होगा, मेंसेस लेट आते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता है तो चाइल्ड का स्पेसिंग अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स में डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट
ओवेरियन एंड यूट्राइन कैंसर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट इज डिक्रीज रिस्क ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीड है तो मैटरनल कंपोनेंट एक्सपेक्ट या फिर मैटरनल बॉडी का एक एस्पेक्ट है, तो जो ओबेसिटी या फिर जो वेट गेन कर लेती है मदर्स पोस्टपार्टम, वो वेट लूज़ करने में भी ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है। फीडिंग टू फैमिलीज़, अब जैसे कि हमने देखा कि मदर्स को क्या इंपॉर्टेंस है, इन्फेंट और चिल्ड्रन का देखा, फैमिली को क्या इंपॉर्टेंस है। ब्रेस्ट फीडिंग से फैमिली को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होता है फर्स्ट, सबसे एटमोस्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि कुछ खरीदना नहीं पड़ता बाहर से, ना बॉटल खरीदनी है, ना फॉर्मूला फीड खरीदना है, ना स्टरलाइजर खरीदना है, एवरीथिंग इज़ एट होम। तो फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत कट डाउन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मूला फीड बेबीज़। दूसरा होता है ब्रेस्ट फीडिंग इज़ फ्री, या जैसे कि हमने कहा कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला इज एक्सेसराइज इज डिक्रीज मेडिकल केयर कॉस्ट। सेकेंड इज डिक्रीज मेडिकल केयर। मेडिकल केयर मतलब क्योंकि फॉर्मूला फीड बेबीज़ में इन्फेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली कम नहीं होते, क्योंकि वो जो इम्यूनिटी जो ब्रेस्ट फीड से मिलती है बेबीज़ को वो नहीं मिलती, तो वो इम्यूनिटी नहीं मिलने की वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मोर। सेकेंडली, अगर बॉटल को अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया गया है, दैट आल्सो एड अप टू द इन्फेक्शन, द एयर इनगल्फमेंट दैट एडअप्स टू द GI प्रॉब्लम्स, तो मेडिकल कॉस्ट भी कम होता है। लेस लॉस्ट वर्क टाइम, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीड बेबी है तो मदर को सिर्फ बेबी के डिमांड पे उसकी डिमांड फुलफिल करनी है, ठीक है, दैट इज़ ओनली द टाइम टेकन टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, दैट्स इट। बट अगर फॉर्मूला फीड बेबी है तो पहले तो सारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस, उसको अच्छे से धो साफ़ करो, देन मिल्क को प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करने के बाद में उस मिल्क को ऑप्टिमल टेम्परेचर पे लाओ, टेम्परेचर पे लाने के बाद बेबी को फीड करो, देन अगेन द क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन। तो दैट वर्क टाइम जो है, वर्क लोड जो है वो बढ़ जाता है फॉर्मूला फीड में। डिक्रीज इमोशनल स्ट्रेस कॉज्ड बाय इलनेस, ठीक है, ये एक पॉइंट है, क्योंकि हमने सेकेंड पॉइंट देखा कि मेडिकल केयर कॉस्ट कम होता है, तो इलनेसेस, बच्चा अगर बीमार रहेगा तो फिर इमोशनल स्ट्रेस भी रहता है। हेल्दियर मदर एंड बेबी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो माँ और बच्चा, जैसे कहते हैं जच्चा और बच्चा दोनों ही लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहते हैं। अब सोसाइटी को क्या फ़ायदा है? सोसाइटी में लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट, क्योंकि ये सोसाइटी का ही पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम, तो उसमें भी लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट है। हायर वर्क प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वर्क टाइम मिलता है तो वर्क प्रोडक्टिविटी हायर होती है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है, क्योंकि नो वेस्ट, जैसे कि बॉटल फीड बेबीज़ में बॉटल इज द प्लास्टिक नेटिंग, देन द कैन, और फिर सारे जो प्लास्टिक पैकेट्स हैं या स्टरलाइजर है, ऑल दिस जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं एक बार यूज़ उनका ख़त्म हो जाए या फिर वो ख़राब हो जाए तो। बट ब्रेस्ट फीडिंग में ये इशू नहीं है। नो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं है तो ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग का सवाल ही नहीं उठता। नो ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कुछ एक तो यहाँ पे लिस्टअप है, कुछ एक हम डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन की मदर विद HIV, ठीक है, तो कुछ एक कंडीशंस में है जहाँ की एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मदर है, एक तो पहले फिजिकली वीक होगी, वो फीड कैसे करेगी। सेकेंडली, अगर वायलेंसी ज़्यादा है तो बच्चे को इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं सिक्रीशन से। सो HIV में हम काफ़ी हद तक इसे प्रमोट नहीं करते ब्रेस्ट फीडिंग को। सेकेंड, मदर्स विद ह्यूमन T cell lymphotropic virus type 1 और type 2. Then is mothers with active herpes lesion on the breast. एक्टिव herpes lesion ही एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एंड दैट टू ऑन दी ब्रेस्ट। मतलब अगर herpes lesion और कोई बॉडी पार्ट पे है, ब्रेस्ट पे नहीं है, आप हाइजीन का ध्यान रख सकते हो, तो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। बट एक्टिव लीजन है दैट टू ओनली ऑन ब्रेस्ट, तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते। बट एक बार अगर ये हील हो जाए उसके बाद ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो आप। मदर्स विद अनट्रीटेड एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, तो एक पॉइंट है अनट्रीटेड एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, तो एक तो एक्टिव है और अनट्रीटेड है, बट ट्रीटेड है एक्टिव नहीं है तो उसमें ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो। और वेरिसेला, इन्फेंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मदर बट कैन
बी फेड ब्रेस्ट मिल्क। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि इस केसेस में, क्योंकि ये एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जो है, एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया या फिर ऐसा है, तो आप ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ पंप और एक्सप्रेस मैनुअली, और ब्रेस्ट मिल्क बेबी को दे सकते हो, बट ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते। इन्फेंट्स विद टाइप 1 गैलेक्टोसेमिया, ये एक इन्फेंट की कंडीशन है जहाँ की बच्चे को गैलेक्टोसेमिया हो जा रहा है, इस वजह से आप मदर का मिल्क बेबी को नहीं दे सकते। और एक कुछ कंडीशंस है जहाँ पे मदर कुछ टाइप के एडिक्शन ले रही है, जैसे कि अल्कोहल है या फिर सम टाइप ऑफ ड्रग्स इन्वॉल्व है, या फिर टेट्रोजेनिसिटी जिसमें पाई जा रही है, वो वाले टाइप के ड्रग्स जो है मदर एडिक्टेड है या फिर ले रही है, और शी इज़ प्रिस्क्राइब्ड विद सम ड्रग्स जो कि ब्रेस्ट मिल्क में एक्सपेक्टोरेट होते हैं। These condition also is an contradiction, जो कि ब्रेस्ट मिल्क को कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अब एक पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि जितना जल्दी ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करोगे उतना अच्छा आउटकम आएगा। सो द गुड दी स्टार्ट दी गुड दी एंड, इस तरह से जितना स्टार्ट अच्छा होगा या फिर इतना अर्ली स्टार्ट होगा उतना अच्छा आउटकम आएगा। तो अर्ली स्टार्ट से पहले उसका मेंटल मेकअप करना है मदर का ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, प्लस आफ्टर डिलीवरी भी विद इन 30 मिनट्स आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। सो द गुड दी स्टार्ट दी गुड दी रिजल्ट, मतलब जितना अच्छा स्टार्ट होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। यहाँ पे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है या फिर इम्पोर्टेंट जैसे कहते हैं ना मुहिम छिड़ी हुई है कि जितना बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर रही हैं वो जितने स्टेप्स अच्छे से फॉलो करेंगी उतना ब्रेस्ट फीड को प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि देखो मदर्स को उस टाइम पे पेन, एगनी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, काफ़ी कुछ चीज़ें टर्मोइल्स रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड एवरीथिंग, बट इस सब में भी उनको ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए एनकरेजमेंट अगर मिलता रहे कॉन्स्टेंटली from the family, society, hospital staff, doctors, nurses, everyone around her, if अगर उनको प्रमोट कर रहे हैं तो वो प्रमोशन जो है या फिर वो जो एनकरेजमेंट है वो उनको ऑन द गो रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स ने 10 स्टेप टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करके एक मुहिम छेड़ी है। इसमें कौन से स्टेप्स हम पढ़ते हैं? स्टेप 1, रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, मतलब जो आपकी पॉलिसी है उसे लिख के रखो, मतलब सब जगह पे पोस्टर चिपकाना, एनकरेजमेंट वाले पोस्टर्स, रिटन पॉलिसीज एंड दिस हेल्प्स अ लॉट। सेकेंड इज स्टाफ ट्रेंड टू इम्प्लीमेंट दी पॉलिसी, जो आपके स्टाफ है, हेल्थ वर्कर स्टाफ्स जो हैं उनको इस चीज़ के बारे में, एनकरेजमेंट लाने के बारे में जो इशू है उसके बारे में उनको अच्छे से ट्रेन करके रखो। तो वो जो होंगे ना, वही स्टाफ जो रहते हैं मदर के आसपास ज़्यादा टाइम रहते हैं, वो जितना एनकरेज करेंगे, उनके पास जितना टाइम है वो टाइम जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन्फॉर्म्ड अबाउट द बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के साथ साथ उनको क्या प्रॉब्लम्स, देखो एक प्रॉब्लम आ गई, हम ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो मदर को अगर पहले से मालूम है तो वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, दैट्स इट। तो ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेजमेंट के साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, प्रॉब्लम्स के साथ साथ प्रॉब्लम्स का मैनेजमेंट डिस्कस करना है। सो जितना नॉलेज मदर को होगा उतना उसको ब्रेस्ट फीडिंग के पार्ट के टाइम उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हेल्प मदर्स इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 30 मिनट्स, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, 30 मिनट्स ऑफ बर्थ, द गुड दी स्टार्ट द गुड दी एंड, ठीक है। शो मदर्स हाउ टू ब्रेस्ट फीड, मतलब मदर्स को दिखाओ कि ब्रेस्ट फीड कैसे करनी है। मदर्स को एक बार दिखा दें कि ब्रेस्ट फीड कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, एक्सप्लेन करें, तो उसको लैक्टेशन मेंटेन करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। Sixth is give newborns no food or drink besides mother's milk or breast milk unless medically indicated, मतलब जो बेबीज़ हैं उनको बाहर का कोई भी फूड या फिर लिक्विड कुछ भी नहीं देना है unless it is medically indicated or there are some contraindications, ठीक है। प्रैक्टिस रूमिंग इन, रूमिंग इन का मतलब होता है, ये रूमिंग इन आप बहुत बार पढ़ोगे,
रूमिंग इन का मतलब होता है कि जो मदर और बेबी है वो पास पास में रहे, एक ही रूम में रहे। रूमिंग इन मतलब पास पास में, जितना उनके पास कांटेक्ट होगा या जितना वो एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे उतना उनमें इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगा और उतना मदर को ब्रेस्ट फीडिंग का एनकरेजमेंट आएगा। ओके, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग्स ऑन डिमांड। ठीक है, मदर्स थकी हुई होती हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बार बार ब्रेस्ट फीड मांग रहा है। इनिशियल स्टेजेस में या इनिशियल डेज पे जब ब्रेस्ट फीड इनिशिएट होने में थोड़ा दिक्कत आती है या फिर उतना फ्लूइडिटी नहीं होता है, उतना इजीली ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आती है, या फिर बेबी उतना सक नहीं कर पाता, इन सब कंडीशंस में क्या होता है, बेबी बार बार क्राई करता है, फिर बेबी बार बार डिमांड करता है। तो ये जो डिमांड होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए मदर थोड़ा सा बोलते हैं ना, अपने दर्द को ज़्यादा हो जाती हैं कि अब बार बार मैं कैसे दूँ, मुझे भी तो दुख रहा है। दैट्स इट। ये सारे जो प्रॉब्लम्स मदर फेस करती हैं उस प्रॉब्लम्स को उनको ओवरवेल्म करके या फिर उनको समझा के ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना है। गिव नो पैसिफायर्स और आर्टिफिशियल निपल्स टू दी ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स ब्रेस्ट फीडिंग पे है उनको आर्टिफिशियल पैसिफायर्स या फिर निपल्स ना दिए जाएँ। फोस्टर ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स एंड रिफर मदर्स टू देम ऑन डिस्चार्ज। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो सपोर्ट ग्रुप्स है, अगर मदर को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो किससे बात कर सकती हैं, तो ऐसे जो ग्रुप्स बना जा सकते हैं या फिर ग्रुप्स बनाते हैं फॉरेन में, तो जो ग्रुप से अगर अटैच रहे तो उसमें ग्रुप में हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग के एनकरेजमेंट की बातें होती रहती है। प्रॉब्लम्स क्या फेस किए तो उस प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, इस तरह का जो कॉन्टैक्ट या फिर डायलॉग डिलीवरी जो रहता है या फिर जो एक्सचेंज ऑफ दी बेनिफिट्स होता है वो एक्सचेंज होता रहता है। तो दीज आर द 10 पॉइंट्स जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स में पुट अप हो रहे हैं। दी फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो कब करानी है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एज सुन एज पॉसिबल, पहले तो है ना, अगर लीस्ट होता है तो 30 मिनट्स, तो लीस्ट मतलब जो जितना आप कर सकते हो 30 मिनट्स के अंदर अंदर तो एक बार ब्रेस्ट फीड करवाई दो। कितना लैच हुआ, कितना कांटेक्ट हुआ, कितना मिल्क आया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे ये पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मदर को मिल्क ही नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा, क्यों करवाना, वो भी अनकंफर्टेबल है, डिस्कम्फर्ट में है, बेबी भी अनकंफर्टेबल है, तो क्यों करवाना। क्योंकि जो इनिशियल पार्ट है तब बेबी बहुत एक्टिव रहते हैं, स्ट्रेंथ रहती है उनमें, क्योंकि वो जस्ट उस सिचुएशन से बाहर आए रहते हैं। तो दैट टाइम जो बेबी का जो सक करने का जो इंस्टेंट रिफ्लक्स जो आता है, दैट रिफ्लक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उस टाइम पे अगर आप ब्रेस्ट फीड इनिशिएट कर रहे हो तो दैट रिफ्लेक्स विल हेल्प in the breast milk productivity also and the sucking reflex also। तो वो जितना जल्दी हो सके उतना, प्लस इमोशनल बॉन्डिंग जो है सो है ही, प्लस जो एक और बेनिफिट है कि जो वार्मथ है, मदर का वार्मथ वो ट्रांसफ़र होती बेबीज़ में, तो बेबीज़ के जो अदर कॉम्प्लिकेशन है जैसे हाइपोथर्मिया उसमें भी हेल्प होगी। तो यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट कहा गया है कि विटामिन के, हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन एंड आई ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं पहले ब्रेस्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि मिल्क की क्या क्या टाइप्स होते हैं। जो नॉर्मल मिल्क है उसमें भी क्या क्या वेरिएशंस है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे इन शॉर्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट मिल्क आता है दैट इज़ कोलोस्ट्रॉम। ठीक है, फर्स्ट मिल्क जो आता है मदर्स को जस्ट आफ्टर द बेबी इज बॉर्न इज कोलोस्ट्रॉम, दैट इज येलो और ऑरेंज एंड इट इज थिक। तो वो मिल्क के जैसा नहीं दिखाई देता है, वो थोड़ा सा येलोइश कलर का दिखाई दे रहा है एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल्क। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो वेरी रिच होता है एंटीबॉडीज़ में, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है कोलेस्ट्रॉम उसको मिस नहीं करना है। दैट कम्स ओनली द इनिशियल पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आता है, बाद में नहीं आएगा। तो कोलेस्ट्रॉम जो है वो फर्स्ट मिल्क होगा, वो आपको बच्चे को ज़रूर देना है। देन सेकेंड है ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क मतलब कोलेस्ट्रॉम से मिल्क की तरफ कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है फ्रॉम येलो टू वाइट। ये ट्रांजिशनल मिल्क है, मैच्योर मिल्क की तरफ जा रहे हैं बट मैच्योर मिल्क अभी तक आया नहीं है। सो फर्स्ट इज कोलेस्ट्रॉम जो कि येलो होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड इज ट्रांजिशनल जो कि अभी मैच्योर मिल्क जो होता है उससे ट्रांजिशन पीरियड है, जो मैच्योर मिल्क की तरफ जा रहा है। देन कम्स द मैच्योर मिल्क जो कि लॉन्ग टर्म तक आता रहेगा, दैट इज द मैच्योर मिल्क।
मैच्योर मिल्क मिल्क की तरह कंसिस्टेंसी होगी, इट इज़ वाइट और क्रीम इन कलर एंड इट इज़ वेरी हाई कंटेंट, जिसमें कि मिल्क में फैट कंटेंट भी होता है और वाटरी कंटेंट भी होता है। उसमें भी डिफरेंस है, उसमें जो डिफरेंस है, फर्स्ट इज़ फोर मिल्क, सेकेंड इज़ हाइंड मिल्क। मतलब जब एक बार मैच्योर मिल्क आ गया, मतलब आफ्टर फ्यू वीक्स मैच्योर मिल्क आ गया, मैच्योर मिल्क में जब बेबी फर्स्ट सिप्स लेते हैं या फिर बेबी एक बार लैच होने के बाद जो फर्स्ट इनिशियल 2-3 सिप्स लेता है, तब उसके अंदर फैट का कंटेंट जो रहता है वो कम रहता है, ठीक है। फैट का कंटेंट कम होने की वजह से जो इनिशियल जो फर्स्ट फ्यू सिप्स होते हैं वो फर्स्ट फ्यू सिप्स वाटरी और लिक्विड होते हैं, ठीक है, वो बेबी की थर्स्ट को मिटाते हैं। देन कम्स दी हाइंड मिल्क, जो कि गाढ़ा होता है, वाइट कलर, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, सो दैट इज़ दी हाइंड मिल्क। वो बच्चे का पेट भरता है और बच्चे को न्यूट्रिशन देता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। अब 2 पॉइंट्स हैं, एक है डार्कर कलर्स में रिजल्ट फ्रॉम मेडिकेशंस और ब्लड इन मिल्क डक्ट्स, ठीक है। तो कभी कभी मिल्क डक्ट्स जो होते हैं, कभी कभी बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा वो ब्रेक हो जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड आ सकता है और मेडिकेशन की वजह से भी मिल्क का कलर चेंज हो सकता है। सेकेंड, डाइट। अगर समझ लो कोई डाइट में ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा रहे हैं जिनका कलर डिफरेंट है, जैसे कि कैरेट्स और टर्निप्स हैं, तो उस वजह से भी ब्रेस्ट मिल्क का कलर जो है वो स्लाइटली वेरी कर सकता है। तो ये 2 चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमने आज इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल, दी ट्रांजिशनल मिल्क और दी मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क में भी 4 मिल्क और हाइंड मिल्क। पोजिशनिंग, दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस तरह की पोजिशंस दो बेबी को, तो बेबी और मदर को दोनों को कंफर्टेबल जो पोजीशन है दैट इज़ द आइडियल पोजीशन, एक तो वो। दूसरा, कंफर्टेबल होने के साथ साथ बेबी और मदर दोनों के लिए बेनिफिशियल भी होनी चाहिए, सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एडिशनल एस्पेक्ट जो कि आपको पोजिशनिंग में ध्यान रखना है। तो कौन से पोजिशंस होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रेडल पोजिशन, ठीक है, दूसरा होगा क्रॉस क्रेडल, फुटबॉल और साइड लाइन। अदर पोजिशंस भी हैं जो कि अभी आ रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन पोजीशन है और 2-3 और पोजीशंस हैं, बट द मोस्ट या फिर जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं या फिर ज़्यादा प्रैक्टिस में है वो ये 4 हैं, ठीक है। अब मोर रिसेंटली जो मैंने कहा जो अदर पोजीशंस भी हैं, बायोलॉजिकल नर्चरिंग पोजीशन और द लेड बैक ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ बीन प्रमोटेड। कहते हैं ना बायोलॉजिकली पोजीशन मतलब मदर अच्छे से लेटी हुई है और बेबी फीड कर रहा है ऑन टॉप ऑफ हर, दैट इज़ बायोलॉजिकल फीडिंग, वो अभी प्रमोशन में आ रही है। अदरवाइज ये जो 4 हैं, क्रेडल, क्रॉस क्रेडल, फुटबॉल और साइड लाइन, ये 4 कॉमनली जो प्रैक्टिस में है वो है। अब हम इसमें अच्छी तरह से समझेंगे कौन सा क्या पोजीशन है। पोजीशन नंबर 1, ठीक है, दैट इज़ दी क्रेडल पोजीशन। क्रेडल पोजीशन में आप देखोगे कि मदर सिटिंग पोजीशन में है। सिटिंग पोजीशन में मदर बेबी को होल्ड कर रही है। होल्ड करने के टाइम पे जो एल्बो का जो एंगल बन रहा है, उस एल्बो के एंगल पे बेबी का हेड है। सो उस एंगल पे देखो यहाँ पे बेबी का हेड है और एंगल को सपोर्ट करने के लिए मदर कैन यूज़ अ पिलो अंडर हर एल्बो एंड ऑल्सो ऑन हर लैप। इवन शी कैन यूज़ अ पिलो ऑन हर बैक, मतलब पीछे भी एक पिलो यूज़ कर सकती है टू सपोर्ट हर बैक। तो इस हिसाब से मदर स्ट्रेट बैठी है और मदर ने पिलो का सपोर्ट लिया है और ये जो एंगल बन रहा है, एंगल में बेबी का हेड है। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको याद रखने के लिए, क्रेडल में बेबी का हेड एंगल पे है, एल्बो पे, ठीक है। सेकेंड पोजिशन इज क्रॉस क्रेडल। अब क्रॉस क्रेडल और क्रेडल में ये डिफरेंस है कि बेबी का जो हेड है वो अब क्रॉस क्रेडल में मदर के एल्बो पे नहीं है। जहाँ की आप देख रहे हो यहाँ पे मदर ने अपोजिट साइड के हैंड से बेबी को कैरी किया है और मदर के पाम पे बेबी का हेड ग्रास्प है, ठीक है। इसके बाद में जो अदर हैंड है उससे मदर ने अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट किया है। सो जो सेम साइड या फिर बेबी के हेड के साइड का जो एल्बो है, जहाँ की क्रेडल में हेड रखा जाता है, वो फ्री है टू सपोर्ट दी ब्रेस्ट और अपोजिट साइड का हैंड उससे मदर ने बेबी
एल्बो से तो उनके लेग्स को सपोर्ट किया है और हैंड से मदर ने बेबी के हेड को सपोर्ट किया है। इसका फ़ायदा ये है कि अब मदर के कंट्रोल में है बेबी का हेड, तो मदर कंट्रोल करके पोजीशन कर सकती है, इससे लैच प्रॉपर आता है। क्योंकि क्रेडल में क्या है कि अब एल्बो से तो हेड को नहीं सपोर्ट कर सकते, आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हो पर पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, पोजीशन बेबी अपने हिसाब से लेगा, ठीक है। और दूसरा, ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए हैंड फ्री नहीं है, या फिर ये हैंड वहाँ पे जाएगा तो विजन ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है। तो क्रॉस क्रेडल में विजन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, एक हैंड फ्री होता है जिससे ब्रेस्ट सपोर्ट हो सकती है और एक से हेड सपोर्ट हो रहा है, तो लैच जो है वो मदर के कंट्रोल में रहेगा और विजिबिलिटी रहेगी। थर्ड इज बैक लाइन, जैसे कि हम बायोलॉजिकल पोजीशन भी कहा है मैंने जब डिस्कस किया, इसमें मदर अपने बैक पे सो रही है, कंफर्टेबल पोजीशन होने के लिए बैक में आप पिलो का इस्तेमाल कर सकते हो, और बेबी जो है वो मदर के ऊपर सो के अपने हिसाब से, बायोलॉजिकली मतलब कि बेबी अपने हिसाब से फीड कर रहा है, बेबी इज़ नॉट अंडर दी प्रेशर, वो अपने हिसाब से अपने मॉड्यूलेट करके फीड ले रहा है। फोर्थ इज़ दी फुटबॉल होल्ड। फुटबॉल होल्ड मोस्टली ट्विंस में ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको 2 बच्चे एक साथ फीड करवाने हैं, या फिर एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर एब्डोमेन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पा रही है मदर ड्यू टू सम LACS और समथिंग, इस तरह के कोई कंडीशंस हैं जब एब्डोमेन पे प्रेशर नहीं ले पाना है, और ट्विंस, तो यहाँ पे फुटबॉल होल्ड होता है। फुटबॉल होल्ड में मदर बेबीज़ का जो हेड है वो अगेन अपने फुट पाम पे लेती है, बट जो बेबीज़ का जो पोजीशन है वो फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड की तरफ रहता है, मतलब बेबीज़ के जो लेग का पोजीशन है वो मदर के बैक की तरफ जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि मदर बैठी हुई है और जो बेबी का पोजीशन हेड है वो उनके पाम से सपोर्ट किया हुआ है, और लेग्स जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पिलो का इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्योंकि पीछे आपको बेबी के लेग्स है जो एयर में फ्री फ्लोटिंग ना रहे, इसीलिए ये ट्विंस में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ दी फुटबॉल होल्ड। नेक्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलियन होल्ड। ऑस्ट्रेलियन होल्ड इसलिए क्योंकि कैंगरूज की यूजुअली ये पोजीशन रहती है बेबीज़ की, जहाँ की मदर बैठी हुई है और बेबीज़ जो है उसका जो लोअर पार्ट है वो मदर के थाइस पे सपोर्ट है, एंड उसका हेड जो है मदर के पाम के सपोर्ट लेके मदर उसको बैठे सिटिंग पोजीशन जाते हैं, मदर और बेबी दोनों सिटिंग पोजीशन में है और बेबी को फीड कराया जा रहा है। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड साइड लाइन। इन्वर्टेड साइड लाइन में बेबी का और मदर का जो पोजीशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दी मदर इज फीडिंग एक साइड में ले डाउन होके, यहाँ पे भी पिलो का सपोर्ट ले सकती हैं वो। देन इज साइड लाइन क्रेडल, मतलब साइड में ले करके बेबी को साइड में ना सुला के उसको क्रेडल पोजीशन दे रखा है, मदर ने अपने हैंड में उसको होल्ड रखा है क्रेडल पोजीशन, क्योंकि मदर के एल्बो पे बेबी का हेड आया है। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द साइड लाइन, जहाँ की मदर कंफर्टेबली एक साइड में सो रही हैं, पिलोज का सपोर्ट ले सकती हैं एंड बेबीज को एक साइड से फीड कर सकती हैं। यहाँ पे मदर का जो कंफर्ट लेवल है वो ज़्यादा माना गया है। तो ये सारे पोजीशंस हैं। सारे पोजीशंस में एक पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है वो मेंटेन होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पोजीशन में बेबी का जो एब्डोमेन है वो मदर के एब्डोमेन के टच है मोस्ट ऑफ द पोजीशन में, एक्सेप्ट फ्यू लाइक फुटबॉल होल्ड। मॉम्स पोजीशन में बैक सपोर्ट, जैसे कि मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलिंग बेड से कर सकते हो, कोई पिलो को सपोर्ट ले सकते हो, या फिर कोई ब्लैंकेट है उसको रोल करके उसका पोजीशन का सपोर्ट ले सकते हो। एल्बो में सपोर्ट कर सकते हो पिलो से, और पीछे बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए तो फुट जो है वो एलिवेट करके किसी स्टूल पे रख सकते हो। तो मदर का कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदर कंफर्टेबल होगी तो ही एनकरेज होगी ब्रेस्ट फीड करने के लिए। कुछ एक पोजीशन जो हमने पहले भी डिस्कस की है, जैसे कि क्रॉस क्रेडल पोजीशन, उसको आप देख सकते हो। क्रॉस क्रेडल में बेबी का जो हेड है उसको मदर पाम से सपोर्ट कर रही है, और बेबी का जो लेग्स है वो पीछे की तरफ जा रहा है, दैट इज क्रॉस क्रेडल। यहाँ पे भी बेली टू बेली सपोर्ट है। क्रॉस क्रेडल में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हेड है उसको अपोजिट साइड के हैंड से या फिर पाम से सपोर्ट कर रही है, और एक हाथ जो सेम साइड है उसके हेड का वो बेबी का मदर का फ्री है, ताकि वो अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट कर सके। तो बेबी का हेड भी
कंट्रोल में है एंड मदर अपने हिसाब से ब्रेस्ट को भी सपोर्ट कर सकती है, दैट इज क्रॉस क्रेडल। फुटबॉल होल्ड पोजीशन, फुटबॉल होल्ड पोजीशन में जैसे कि हमने देखा कि ट्विंस में ज़्यादा यूज़फुल है, जिसमें बेबी का हेड जो है वो सेम साइड के पाम पे रहेगा, बट बेबी का जो लेग्स है वो मदर के बैक की तरफ जाएगा। उसमें दोनों साइड मतलब ट्विंस जिसमें दोनों हाथों से दोनों बेबीज़ का हेड सपोर्ट करके पिलो की हेल्प लेके मदर दोनों बेबीज़ को साथ में कर सकती है फीड। अगर सिंगल बेबी है, मदर के एब्डोमेन या फिर स्टमक पार्ट में कुछ ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स या फिर पेन प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है मदर, तो इसके लिए ये सॉल्यूशन है। क्रेडल होल्ड, जैसे कि हमने देखा कि एल्बो सपोर्ट करके बेबी को क्रेडल होल्ड दिया जा रहा है, एल्बो पे सपोर्ट है, और बेबी को फीड करने के टाइम एल्बो से उसके हेड को सपोर्ट करके, जो नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि नॉर्मली ये पोजीशन फॉलो करते हैं जब मदर्स ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करती हैं तब। साइड लाइन पोजिशन, जिसमें मदर साइड लेके फेस कर रही हैं बेबी को, बेली टू बेली इसमें भी टच है, और पिलो का सपोर्ट भी ले सकती है मदर, अपने आर्म का भी सपोर्ट ले सकती हैं, और बेबी को साइड में सो के अच्छे से फीड करवा सकती हैं। सप्लीमेंटेशन, अब कुछ एक पॉइंटर्स है जो रिमेंबर करने हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज एडिक्वेट इनिशियल डेज पे, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत ही कॉमन हर्डल आता है कि इनिशियल डेज पे सबको दिखाई दे रहा है कि मिल्क नहीं आ रहा है, सम फ्लूइड इज कमिंग, तो इससे बेबी का पेट कैसे भरेगा। तो याद रखना है बेबी का जो स्टमक साइज़ है वो भी तो छोटा है ना, तो स्टमक का साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे मिल्क भी आ जाएगा। हाँ, इनिशियल डेज पे क्योंकि ये ट्रांजिशनल इफेक्ट होता है और वो डिमांड एंड सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, उस वजह से बेबी थोड़े वेट लूज़ कर सकता है, बट वो रिकवर हो जाता है जैसे जैसे आपका मैच्योर मिल्क आएगा। आइडियली सप्लीमेंट विद कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल से कोई भी सप्लीमेंटेशन दूसरे की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हैज़ मोर देन कैलोरीज देन D5, मतलब कोलेस्ट्रॉल में जो कैलोरीज है वो अगर आप काउंट करोगे तो D5 जो यूजुअली एडिशनल देते हैं बेबीज़ को उससे ज़्यादा होती है। अब ब्रेस्ट मिल्क का क्या कंपोजिशन है, क्या क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क में। ब्रेस्ट मिल्क में वाटर होता है, ठीक है, उसके साथ साथ प्रोटीन्स होते हैं एडिक्वेटली, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लैक्टोज होता है, वेरियस फैट्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, एंटीबॉडीज़ होती हैं IgA जिसे कहते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन D की कमी मानी जाती है क्योंकि यूजुअली अभी न्यू बॉर्न्स को हम सन एक्सपोजर नहीं करते, बट अगर प्रॉपरली सन एक्सपोजर हो तो विटामिन D सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऑलिगोसैक्राइड्स, दैट इज़ ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसैक्राइड्स, मोर देन 800 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज जो कि GI को कंट्रोल में रखती है। ब्रेस्ट मिल्क कंपोजिशन के बारे में अभी हम देखेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क में एक्चुअली में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर। तो वाटर जैसे कि आप जानते हो मैक्सिमम कंपोनेंट वाटर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वाटर होता है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। फिर होते हैं प्रोटीन्स, बहुत तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, तो एडिशनली कोई प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड लैक्टोज विच इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की इनफ मात्रा होती है जिसमें लैक्टोज भी प्रेजेंट होता है। देन वेरियस अमाउंट्स ऑफ फैट्स एंड एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट होते हैं ना, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इंक्लूसिव इन ब्रेस्ट मिल्क, इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क इतना इम्पॉर्टेंट माना गया है क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ इसके अंदर मिलेंगी बच्चे को, वो एंटीबॉडीज़ आपको फॉर्मूला फीड से नहीं मिलेगी, स्पेशली IgA टाइप की, जिससे बच्चे की GI जो रहती है वो काफ़ी हेल्दी रहती है। नेक्स्ट वेरियस मिनरल्स एंड विटामिन्स, सो बहुत टाइप के विटामिन्स एंड मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। कहा गया है कि विटामिन D का कंपोनेंट थोड़ा कम होता है, दैट इज़ मेनली बिकॉज कि आजकल के जो न्यूनेट्स हैं उनको सन एक्सपोजर उतना नहीं मिलता है, दैट इज़ द मेन फैक्टर, इसीलिए विटामिन D का कंपोनेंट थोड़ा सा कम होता है। अदरवाइज ऑल विटामिन्स आर सफिशिएंटली प्रेजेंट अलॉन्ग विद मिनरल्स। ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसैकेराइड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क में ही मिलता है। देन मोर देन
800 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इतने सारे स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया होने की वजह से ही जीआई जो रहती है ब्रेस्ट फीड बेबीज़ की काफ़ी हेल्दी रहती है इन कंपैरेटिवली टू दी फॉर्मूला फीड बेबीज़। अदर इम्यून सेल्स विथ हार्मोन्स, तो ये हार्मोन्स भी प्रेजेंट रहते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। ये हार्मोन प्रेजेंट होने की वजह से ही कुछ एक न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में आपको थोड़ा सा हार्मोनल इफ़ेक्ट दिखाई देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो कुछ एक न्यूबॉर्न फीमेल बेबीज़ में ये पाया गया है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्पॉटिंग टाइप की ही बट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पाई जाती है फॉर फ्यू डेज ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट ऑफ मैटरनल हार्मोनल इफेक्ट जो कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उसके पास जाता है, और कुछ एक हार्मोनल इफेक्ट जो कि प्लासेंटा थ्रू भी पास हो जाता है। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स विच आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। अब साइंस ऑफ गुड ब्रेस्ट फीडिंग इन दी न्यूबॉर्न, जो क्या साइंस आप देख सकते हो कि न्यूबॉर्न में कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रॉपरली हुई है। फ्रीक्वेंट फीडिंग एटलीस्ट 8 टाइम्स इन 24 आवर्स, ठीक है। एपिसोड्स ऑफ रिदमिक सकिंग विद ऑडिबल स्वॉलोइंग साउंड्स, तो ऑडिबल जो स्वॉलोइंग होती है वो ऑडिबल स्वॉलोइंग आपको सुनाई देगी। वॉट गोज इन कम्स आउट, मतलब कि 24 आवर्स पीरियड में अगर बेबी कितना एनगल्फ करेगा उतना ही बाहर आएगा, जो जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा। दैट इज एटलीस्ट 1 to 2 वेट क्लॉथ डायपर्स इन दी फर्स्ट 2 days, ठीक है। मतलब पहले 2 दिन तक एटलीस्ट 2 वेट क्लॉथ डायपर्स होने चाहिए, देन 6 to 8 वेट डायपर्स एवरी 24 आवर्स, ठीक है। देन ट्रांजिशनल स्टूल्स फर्स्ट 2 days येलो बाय द डे 4, पहले 2 दिन तक ट्रांजिशनल स्टूल्स जहाँ की मेकोनियम भी पास होता है वो पहले 2 दिन तक होता है, देन येलो कलर्ड स्टूल्स होते हैं बाय डे 4। आफ्टर डे 3 एटलीस्ट 3 बाउल मूवमेंट्स, दैट इज अराउंड 1 tablespoon की क्वांटिटी, एंड इन 24 आवर्स यूजुअली 4 to 10 स्मॉल स्टूल्स। तो अब आप 4 to 10 स्मॉल स्टूल्स से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बेबी है और उसको 10 बार तक स्टूल्स पास हो रहे हैं, जैसे कि पॉटी पास हो रही है, तो वो नॉर्मल है एक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बेबी में, इट इज़ नॉट एबनॉर्मल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो इसके लिए इसलिए कहा व्हाट गोज इन कम्स आउट, जो अंदर जाएगा वो बाहर आएगा। तो जितना क्वांटिटी बाहर आ रहा है उससे आपको ये अंदाज़ लग जाएगा कि बेबी को ब्रेस्ट फीड अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेबी ने यूरिन कितनी बार पास किया, बेबी ने स्टूल कितनी बार पास किया, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जा रहा है कि नहीं प्रॉपरली, उसके लिए ये अंदाज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब स्टोरेज कि अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बेबी है ना, और उस मदर को फॉर टाइम बीइंग कहीं जाना है, ठीक है, या फिर जब वो प्लान कर रही है ब्रेस्ट फीड करने को, तब वो सोच रही है कि अगर मैं एक्सक्लूसिवली बेबी को ब्रेस्ट फीड पे रखूँगी और मुझे कहीं जाना है या फिर कोई जॉब पे जानी है या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम जाना है, ऐसे कुछ सिचुएशन उस मदर के सामने है, तो वो सिचुएशन को सोच के मदर अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही है तो उसको अल्टरनेटिव है स्टोरेज, कि ब्रेस्ट फीड करना मतलब मदर का पास में रहना इतना इम्पॉर्टेंट तो है खैर, बट अगर वो नहीं हो पा रहा है, फिजिकल प्रेजेंस मदर की नहीं हो पा रही है, देन टू बेबी तक ब्रेस्ट मिल्क कैसे पहुंचा जा सके, उसके लिए एक इनिशिएटिव है दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज पे अगर रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाए, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे अगर मिल्क स्टोर किया जाए, जैसे कि अगर मदर को कुछ एक घंटे ही बाहर जाना है और कुछ एक घंटे के बाद मदर वापस आ जाएगी, तो फॉर दैट टाइम भी अगर स्टोर करना है तो रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। कितनी देर कर सकते हैं? अप टू 29 डिग्री सेल्सियस, मतलब 16 to 29 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, दैट्स इट। 3 to 4 आवर्स तक इसे स्टोर किया जा सकता है, दैट इज इन रूम टेम्परेचर, मैक्सिमम अप टू 6 आवर्स। तो अगर मदर कुछ घंटे तक ही बाहर जा रही है, बेबी को नहीं ले जा सकती फॉर सम रीजंस, तो मदर अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है एक्सपेक्टोरेट करके स्टोर करके रूम टेम्परेचर में ऐसे ही रख के ढक के अच्छे से जा सकती है।
तो 6 आवर्स तक जो बेबी का केयर गिवर है या फिर उस वक्त तक बेबी को जो संभाल रहे हैं वो पर्सन बेबी को ब्रेस्ट मिल्क फीड कर सकते हैं एक बाटी या चम्मच से, या फिर अगर इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन निपल एंड बॉटल के थ्रू। ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक जाना है मदर को बाहर, ठीक है, तो कूलिंग कंटेनर विद आइस, ये सेकेंड ऑप्शन है, जिसमें कूलिंग कंटेनर होता है जिसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क स्टोर किया जाता है, और जो स्टोर्ड ब्रेस्ट मिल्क है उसके आइस लाइनिंग जो होती है उसको टच होके होनी चाहिए। उसमें टेम्परेचर देखो, क्योंकि आइस है इसीलिए कोई रेगुलेशंस नहीं है, उसमें 24 आवर्स तक उसको स्टोर कर सकते हैं, बट ओनली वन कंडीशन कि जो आइस लाइनिंग है वो उस कंटेनर को या फिर जो मिल्क जिस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर को टच होनी चाहिए, ऐसे दूर स्पेस में नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ अगर ज़्यादा घंटे तक स्टोर करना है दैट इज़ अप टू 24 आवर्स। तो फर्स्ट रूम टेम्परेचर अप टू 6 आवर्स, देन इट इज़ आइस लाइनिंग कंटेनर जिसमें 24 आवर्स तक स्टोर किया जा सकता है। थर्ड इज़ फ्रेश मिल्क इन दी रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रेश मिल्क रखा जाए, फ्रोज़न मिल्क नहीं, फ्रेश मिल्क। उसमें 4 डिग्री से कम होना चाहिए टेम्परेचर, 4 डिग्री एंड लेस। इसमें अप टू 3 डेज, मैक्सिमम अप टू 5 to 8 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। सो मिनिमम मतलब नॉर्मली 3 डेज तक स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम उसको खींच के आप 5 to 8 डेज तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक रिमार्क है कि जो कंटेनर है वो बैक साइड ऑफ दी रेफ्रिजरेटर में स्टोर, मतलब पीछे की तरफ स्टोर किया जाए, आगे की तरफ नहीं, क्योंकि आगे की तरफ टेम्परेचर का लोअर डाउन होना ज़्यादा रहता है, पीछे की तरफ जो है आप उसको टेम्परेचर का जो अप्स एंड डाउन्स है वो कम होता है। द फोर्थ ऑप्शन इज फ्रोज़न मिल्क एंड थाउड मिल्क इन अ रेफ्रिजरेटर। थाउड एंड फ्रोज़न मिल्क मतलब कि ये फ्रेश मिल्क नहीं है, इसको फ्रोज़न मिल्क ये है, मतलब इसको फ्रीज़ किया गया है। इसमें भी 4 डिग्री और लेस होना चाहिए, इसमें अप टू 24 आवर्स इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट फ्रेश मिल्क, दिस इज़ थाउड और फ्रोज़न मिल्क। इसमें मतलब ये ऐसे क्यों कि फ्रोज़न मिल्क कम है, फ्रोज़न मिल्क कौन से मिल्क होते हैं, वो होते हैं जहाँ की स्पेशली हम किसी अदर मदर मिल्क बोलते हैं ना, कि किसी मिल्क बैंक से दूध लेके आते हैं, ऐसे मिल्क बैंक्स होते हैं जहाँ की दूसरी मिल्किंग मदर्स जिनको ब्रेस्ट फीडिंग ऑलरेडी है उनको जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो अपना एक्स्ट्रा मिल्क डोनेट करके स्टोरेज के लिए देती हैं। वो एक्स्ट्रा मिल्क ये फ्रोज़ करके मिल्क बैंक्स जो है वो स्टोर करती हैं। वहाँ से अगर मिल्क लाना पड़ जाए या फिर अगर मदर को मिल्क नहीं है फिर भी ब्रेस्ट फीड करवाना है या फिर ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, तो वो स्टोरेज बैंक या फिर मिल्क बैंक्स जो रहते हैं, बैंक से मिल्क लेके आते हैं और वो मिल्क को अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। सो दिस इज़ लाइक फ्रोज़न मिल्क, ये फ्रेश मिल्क नहीं है। तो ये कंडीशन में आप जब लेके आते हो तो 24 घंटे तक उस बच्चे को वो मिल्क पिला सकते हो, नेक्स्ट 24 आवर्स तक दूसरा मिल्क अरेंज करना है आपको। देन द फिफ्थ ऑप्शन इज़ इन अ फ्रीज़र विद अ सेपरेट डोर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, या फिर जहाँ की अब रेफ्रिजरेटर अलग होता है, फ्रीज़र अलग होता है, ठीक है। फ्रीज़र में टेम्परेचर जो रहता है दैट इज़ लेस, ऑब्वियसली -18 डिग्री से भी कम होता है। तो फ्रीज़र में स्टोर करना है तो फ्रीज़र का एक तो कंपार्टमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर से अलग होना चाहिए। इसमें 6 मंथ से 12 मंथ तक, मैक्सिमम 12 मंथ तक आप स्टोर कर सकते हो। इसमें भी बैक साइड ऑफ द फ्रीज़र में स्टोर करना है। सो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो ऑप्शंस है अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते बट ब्रेस्ट मिल्क तो देना ज़रूरी है। सो ऑप्शंस में रूम टेम्परेचर है, कूलिंग कंटेनर है, फ्रेश मिल्क इन अ रेफ्रिजरेटर, फ्रोज़न मिल्क इन अ रेफ्रिजरेटर एंड इन अ फ्रीज़र, डीप फ्रीज़र, जिसमें 18 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर। तो मैक्सिमम है 12 मंथ्स तक इसको स्टोर किया जा सकता है। तो जैसे आप देख सकते हो मिनिमम 3 to 4 आवर्स से मैक्सिमम 12 मंथ्स तक स्टोर करने का ऑप्शंस है। ये इसीलिए है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क कितना ज़रूरी है देना। अब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं या फिर क्या क्या वैराइटीज़ ऑफ रीजंस है जो कि आपके आप डिजीज़ समझ लो या फिर डिफ़िकल्टीज समझ लो जो कि सामने आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन्डिस की। जॉन्डिस की बात करेंगे इसलिए क्योंकि इन्फेंट
एडिक्वेट इनटेक ले रहा है फिर भी बच्चे को जॉन्डिस है, तो ये जॉन्डिस के क्या रीज़न हो सकते हैं? तो इसमें है कि ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स में जॉन्डिस का जो पाया गया है या फिर रेशो पाया गया है वो ब्रेस्ट फीड में ज़्यादा है रेदर देन फॉर्मूला फीड्स में। तो इसका क्या एसोसिएशन है या फिर क्या रीज़न है? पहला है कि इनएडिक्वेट फीडिंग, मतलब फीडिंग जो है प्रॉपर नहीं हो रही है, क्वांटिटी कम जा रही है। क्योंकि फॉर्मूला फीड में आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, राइट, कि कितना ml कितने घंटे, हर एक घंटे की स्पेसिंग में कितना ml बच्चे ने पिया, बट ब्रेस्ट फीड में ये क्वांटिटी आप मेजर नहीं कर सकते। सो इनएडिक्वेट फीडिंग एक रीज़न हो सकता है इसका। दूसरा हो सकता है कि एक कंपोनेंट है ब्रेस्ट फीड में, एक कंपोनेंट है ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स में या फिर ब्रेस्ट मिल्क में कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। एक एंजाइम है, वो एक डिफरेंटली टॉपिक है, सो वो एंजाइम की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। तो अब ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे या फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है? फर्स्ट है बिगिंस आफ्टर डे ऑफ लाइफ 5 to 7, मतलब 5 से 7 दिन का बच्चा हो जाएगा, उसके बाद ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें टोटल बिलिरुबिन जो है वो 12 mg/dl से कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। ऑकर्स इन लेस देन 1 in 200, ठीक है। देन इंक्रीज्ड बिलिरुबिन रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इसमें भी इंटेस्टाइन अपना जो स्पेसिफिक काम है या फिर एक्स्ट्रा वर्कअप है वो करती रहती है। मे लास्ट सेवरल वीक्स टू मंथ्स, मतलब महीनों तक भी ये जॉन्डिस रह सकता है अगर वो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है। अब दूसरी डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है, वो है पेनफुल ब्रेस्ट। ये मैटरनल डिफ़िकल्टी है। पेनफुल ब्रेस्ट में क्या क्या हो सकता है? पेनफुल निपल्स हो सकते हैं ड्यू टू पुअर लैच, मतलब अगर लैच प्रॉपरली नहीं हुआ है, बेबी का जो माउथ है वो निपल पे अच्छे से फिट नहीं हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड लैच, तो पेनफुल ब्रेस्ट हो सकते हैं। एंगोजमेंट एक रीज़न हो सकता है और मैस्टाइटिस एक रीज़न हो सकता है। तो ये सारे जो तीनों कंपोनेंट हैं ये हम एक एक करके रीड करेंगे। उससे पहले हम देख लें कि ये लैच क्या होता है, करेक्ट लैच और इनकरेक्ट लैच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर लैच क्या होता है एक्चुअली। लैच मतलब जब बेबी का माउथ जो है वो मदर के ब्रेस्ट पे प्रॉपरली फिट होना चाहिए, तो उसके लिए जो बेबी का माउथ का ओपनिंग जो है अगर वो कम है या नैरो ओपनिंग है या शैलो है तो यहाँ पे लैच प्रॉपरली नहीं होगा। इसीलिए बेबी का जो माउथ है वो वाइड ओपन होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, वाइड ओपन के बाद जो बेबी की जो टंग जो है वो टंग का जो अपर पार्ट है वो निप्पल के लोअर पार्ट पे, निप्पल नहीं एक्चुअली एरियोला के पार्ट पे उसका सपोर्ट होना चाहिए। सो इट इज़, अगर वाइड ओपन हो तो जो निप्पल पार्ट है वो पूरा पैलेट की तरफ, निप्पल जो होगा वो पूरा पैलेट पे टच होगा, और जो एरियोला का ब्लैक पार्ट है दैट एरियोला पार्ट, वो एरियोला पार्ट जो है वो टंग पे टच होगा। सो अगर वाइड ओपन माउथ है तो ही पूरा का पूरा निप्पल अंदर जाएगा एंड एरियोला विल बी टचिंग दी टंग। बट अगर माउथ वाइड ओपन नहीं है, शैलो होगा लैच, क्योंकि उसका सिर्फ मुंह में निप्पल जाएगा, एरियोला पार्ट नहीं जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड लैच। पेनफुल निपल्स का भी रीज़न लैच हो सकता है। उसमें क्या होता है कि अब आप नॉर्मल लैच ऑन पेन या फिर वर्सेस एबनॉर्मल पेन में डिफ्रेंशिएट इसमें करना ज़रूरी है। एबनॉर्मल पेन जो होता है वो यूजुअली पुअर लैच के वजह से होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि निप्पल का एरिया आपके बेबी के माउथ में है, उसको सपोर्ट टंग का नहीं मिल रहा है, तो अगर निप्पल पार्ट पैलेट को टच नहीं है तो ऑब्वियसली वो जॉ को टच होगा या फिर जो अंदर गम लाइनिंग है उसको टच होगा, उसी से बेबी सक करेगा। तो जो गम्स का एरिया है, जो टीथ नहीं आते हैं बेबी को वो टाइम पे, तो बट गम्स तो है ना, गम्स आर स्ट्रॉन्ग, वो हार्ड होते हैं। पैलेट और टंग के हिस्से में अगर वो पार्ट आए या फिर अंदर जाए तो निप्पल का एरिया जो सेंसिटिव एरिया है वो सॉफ्ट पार्ट को टच होगा। बट अगर शैलो लैच होगी, वाइड ओपन माउथ नहीं है, स्मॉल ओपन है, तो निप्पल का पार्ट गम्स को टच होगा, और वो गम्स के वजह से बच्चा जब सक करेगा तो एक तो उसको सकिंग में जोर आएगा,
जब जोर आएगा तो बीच बीच में बाइट भी करेगा, प्लस वो गम का एरिया जो है वो कड़क है, इट इज़ हार्ड, तो वो हार्ड पार्ट पे सेंसिटिव निप्पल का एरिया टच हो रहा है या फिर रब हो रहा है या फिर सक हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे क्रैक्स आते हैं एंड देन मदर लीड्स टू पेनफुल निप्पल्स। अब ये जो परसिस्टेंट पेन, क्रैक्स और ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं बोल सकते कि थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, एंड दिस ऑल थिंग्स आर नॉट करेक्ट, एक्चुअली द लैच इज़ नॉट करेक्ट, नॉर्मल नहीं है ये, तो लैच को प्रॉपर करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक तो पोजिशनिंग को प्रॉपर करना है, दूसरा मदर का और बेबी का जो लैच बन रहा है उसको प्रॉपर करना है। अगर क्रैक्स जैसी सिचुएशन आ जाए तो आप वहाँ पे लैनोलिन क्रीम लगाने का एक ऑप्शन है, जिससे कि वहाँ का जो एरिया है वो स्मूथ रहेगा, लुब्रिकेटेड रहेगा और हीलिंग में मदद मिलेगी। और कुछ एक का मानना है कि सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा एक्सपेक्टोरेट करके अगर लगा ले तो भी ये हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है। जैसे कि हम बार बार लैच के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से लैच का प्रॉपर अरेंजमेंट देखेंगे, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो लैच में माउथ जो है वो पूरा आपका बेबी का जो माउथ है वो पूरा निप्पल का एरिया कवर कर रहा है, निप्पल बाहर दिखाई नहीं दे रही है, प्लस ये जो एरियोला का पार्ट है दैट इज़ मिनिममली विजिबल, मतलब पूरा विजिबल नहीं है, मिनिमल विजिबल है। सेकेंडली जो बेबी का लिप्स है वो इवर्टेड है, ठीक है, फ्लैंग आउट, ठीक है, स्पेशली लोअर लिप, अपर लिप इतना फ्लैंग नहीं है, लोअर लिप ज़्यादा फ्लैंक्ड आउट है। फ्लैंक्ड आउट मतलब बाहर की तरफ इवर्ट होना। और ये जो करेक्ट लैच है इसमें एरियोला नीचे के पार्ट से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऊपर के पार्ट से कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लैंक्ड आउट है। बट आप अगर बेबी के हिसाब से देखोगे या फिर एक ऑब्जर्वर के हिसाब से देखोगे तो लोअर पार्ट का एरियोला आपको नीचे से नहीं दिखाई देगा, बट अपर पार्ट का एरियोला थोड़ा सा ऊपर से दिखाई दे सकता है। सो यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। एक तो एरियोला जो है, एरियोला मिनिममली विजिबल होना चाहिए, निप्पल तो विजिबल ही नहीं होना चाहिए। जो बेबी के लिप्स जो है वो इवर्टेड पोजीशन, इनवर्ड नहीं होने चाहिए, आउटवर्ड होने चाहिए, स्पेशली दी लोअर लिप, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी दैट इज़ एंगॉजमेंट। एंगॉजमेंट मतलब ब्रेस्ट मिल्क जो आ रहा है डक्ट्स में, कहीं पे ब्लॉकेज होने की वजह से वहाँ पे मिल्क का कलेक्शन हो रहा है, और वेरियस अदर रीज़न से भी हो सकता है, और वो मिल्क का कलेक्शन होने की वजह से ब्रेस्ट में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेटरी साइंस आ रहे हैं, टेंडरनेस हो रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, और उस पेन की वजह से मदर को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रेस्ट फीड करने में। तो यहाँ पे जो होता है डेवलपमेंट जो होता है, स्वोलन टेंडर ब्रेस्ट एज मैच्योर मिल्क कम्स इन। अभी मैच्योर मिल्क कम्स इन उस टाइम पे क्यों एंगॉजमेंट होने की ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पहले ट्रांजिशनल मिल्क या फिर कोलोस्ट्रम जो है इसकी क्वांटिटी कम रहती है, तो वहाँ पे फिलिंग अप का चांसेस कम रहते हैं। बट जब एक बार मैच्योर मिल्क सडनली आना स्टार्ट हो जाता है तो नाइदर मदर नॉर द बेबी इज़ अकस्टम टू दैट सडन सर्ज ऑफ मिल्क, तो वहाँ पे एक साथ बहुत सारा मिल्क आने की वजह से वहाँ पे एंगॉजमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इसमें मदर को फ्रिक्वेंट एक्सपेक्टोरेशंस के लिए आपको एडवाइस करना है कि अगर बेबी नहीं पी पा रहा है तो ब्रेस्ट को किसी पंप के वजह से, पंप के सहारे से या मैनुअली एक्सपेक्टोरेट करके बाहर निकाल के रख दे ताकि ब्रेस्ट एम्प्टी रहे, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एज वेल एज इंटरस्टिशियल इडिमा, इंक्रीज्ड ब्लड एंड लिम्फेटिक फ्लो, ये सारे इसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ब्लड फ्लो ज़्यादा है और उसकी वजह से इडिमा हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे लैचिंग और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों में ही डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि अगर एंगॉजमेंट हो गया तो एंगॉजमेंट के बाद का जो स्टेप है वो और डिफ़िकल्ट होगा, उसमें मैस्टाइटिस होगा मदर को। तो यहाँ पे बेबी क्योंकि फिल्डअप है, ब्रेस्ट पूरे फिल्डअप होने की वजह से लैच प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बेबी सक नहीं कर पा रहा है, तो उसमें भी मदर को अपने ब्रेस्ट एम्प्टी करके बच्चे को वो मिल्क किसी कटोरी या चम्मच से पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे कॉमन टाइम फॉर वुमेन टू स्टॉप नर्सिंग विच कैन बी मैनेज प्रिवेंटिव एक्टिवली।
क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि एंगोजमेंट की वजह से काफ़ी मदर्स जो होती हैं वो ब्रेस्ट फीड करना छोड़ देती है। एंड द इफेक्ट इज़, क्योंकि अभी प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हुआ ही नहीं, उसके पहले डिफ़िकल्टीज़ आने लगी, डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मदर स्टॉप कर देती हैं। स्टॉपिंग की वजह से जो प्रोडक्शन है मिल्क का, उसका जो साइकिल है वो रुक जाता है। सो यहाँ पे इसको प्रिवेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं इसका, कि एंटिसिपेटरी गाइडेंस, कि अभी इतने दिन हो गए हैं या फिर 3 to 4 डेज़ हो गए हैं, अब जो मैच्योर मिल्क आने लगा है उसकी वजह से वो फ्लो ज़्यादा होगा। सो मदर को फ्रीक्वेंट फीड्स देनी है। अगर मदर को लग रहा है कि ब्रेस्ट इज़ फुल ऑफ मिल्क, फीड द बेबी। इफ़ नॉट पॉसिबल देन उस फीड को निकाल के किसी यूटेंसिल में रख लीजिए, जैसे कि हमने देखा स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे भी, अप टू 3 to 4 आवर्स, अप टू 6 आवर्स भी, तो वो बाद में फीड कर सकते हैं या फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर हेल्प अदर बेबीज़। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंट नर्सिंग, जैसे कि हमने डिस्कस किया। कूल कंप्रेशन, कूल कंप्रेशन मतलब अगर एंगोजमेंट ज़्यादा लग रहा है, बेबी फीड नहीं कर पा रहा या फिर सक नहीं कर पा रहा, तो किसी कूल कंप्रेशन या फिर हॉट कंप्रेशन, बोथ वेज दे सकते हैं। ठंडा या गर्म शेक दे ताकि मिल्क लेट डाउन हो। इफ़ ट्रबल लैचिंग, एक्सप्रेस अ स्मॉल अमाउंट प्रायर टू द इन्फेंट ऑन लैचिंग। ये भी एक ऑप्शन है कि बेबी को फीड लैचिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा फीड करने से पहले थोड़ा सा मिल्क एक्सपेक्ट्रेट करें और उसके बाद में बेबी को लैच करवाएं या फिर फीड करवाएं। मैस्टाइटिस एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है जब ये एंगोजमेंट जो होता है, ये एंगोजमेंट के बाद का स्टेप है। एंगोजमेंट के बाद ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लॉकेज के बाद में इन्फ्लेमेटरी साइंस दिखा सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी साइंस के वजह से वहाँ पे मैस्टाइटिस हो सकता है। मैस्टाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड। इसमें इन्फ्लेमेशन के साथ साथ फीवर, पेन, एरिथमा और जनरल मलेज, ये सारे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। एस्टिमेटेड टू ऑकर इन 20% ऑफ वुमेन, इतना इसका ज़्यादा है, 20% वुमेन्स में दिखाई देता है। अगर ब्रेस्ट रेड है, इफ इट इज़ रेड एंड टेंडर बट नो फीवर और सिस्टमिक सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट, देन इट इज़ मोर लाइकली टू बी प्लग्ड डक्ट। मतलब अगर ब्रेस्ट सिर्फ टेंडर है या फिर फिल्ड अप है, रेड है बट फीवर नहीं है, सिस्टमिक कोई साइंस नहीं है जैसे कि मलेज एंड ऑल, तो मतलब ये इंडिकेशन है कि कोई डक्ट ब्लॉक हो गई है। अभी जो सिचुएशन है वो वर्स नहीं हुई है, अभी इसको यहीं पे सुधारा जा सकता है। कोल्ड एंड हॉट कंप्रेशन कीजिए और थोड़ा मिल्क कंप्रेस या पंप से या फिर मैनुअल कंप्रेशन से मिल्क को बाहर निकालिए और वो जो डक्ट ब्लॉक हो गई हो तो किसी तरह ओपन करने की कोशिश कीजिए। रिस्क फैक्टर में डिक्रीज फीडिंग हो सकता है। रिस्क फैक्टर पुअर लैच विद डिक्रीज्ड मिल्क रिमूवल एंड पॉसिबल ट्रॉमा, ठीक है, और रैपिड वीनिंग, ओवर सप्लाई, प्रेशर ऑन दी ब्रेस्ट, मैटरनल फटीग एंड मालन्यूट्रिशन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, कि डिक्रीज फीडिंग है, लैच पुअर है, मैटरनल फटीग है या फिर मदर जो थक गई है, या फिर रिमूवल पॉसिबल नहीं है, कुछ ट्रॉमा हो चुका है, या फिर रैपिड वीनिंग, या फिर अचानक से बेबी को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करा दिया बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। ओवर सप्लाई हो सकती है या फिर खाना मदर ज़्यादा खा रही है, ब्रेस्ट फीड ज़्यादा आ रहा है बट बेबी उतना नहीं ले पा रहा। ये सारे कुछ नॉर्मल कॉजेज़ हैं जो मेनली इस चीज़ में देखे जाते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, अभी देखो एक बार अगर मिल्क जो है कहीं पे ठहराव हो गया या फिर ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ कहीं पे पड़ी रह जाए तो ऑब्वियसली इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, स्पेशली मिल्क विच इज़ हाईली इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड ऑल। तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे पनप सकता है वो होगा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरिस, ठीक है, फॉलोड बाय स्ट्रेप एंड ई कोलाई। तो मोस्ट कॉमन होगा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरिस। तो यहाँ पे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन है तो यहाँ पे पेनिसिलिन ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट में आपको डाइसाइक्लोसिनिन और फ्लूकोसॉक्सिलिन या फिर सिफेलेक्सिन या फिर क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो सबसे कॉमनली यूज एरिथ्रोमाइसिन होता है या फिर सिफेलेक्सिन, बट ये सारे अदर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो भी आपको याद रखने हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि यहाँ पे आपको रेगुलर एम्प्टी करने हैं ब्रेस्ट को,
ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ तभी रुकेगी जब वहाँ का जो एम्प्टिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। वहाँ जब तक वो एक्यूमुलेशन है तब तक ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, एडिक्वेट फ्लूइड लेने हैं मदर ने और न्यूट्रिशन लेना है। अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक भी दे सकते हो मदर। अब ये एक और कोट है जो ब्रेस्ट फ्रेंडली ऑफिसेस में एक इम्पॉर्टेंट कोट है कि फिजिशियन प्रैक्टिस that enthusiastically promotes and supports breastfeeding through the combination of a conducive office environment and education of healthcare professionals, office staff and families। मतलब कि एक ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली ऑफिस एनवायरनमेंट बनाने के लिए फिजिशियन को, आपको ऑफिस स्टाफ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फैमिलीज सारों को एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही एजुकेट होंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन सकता है। और अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन रहा है तो ही मदर एनकरेज होगी पब्लिकली भी ब्रेस्ट फीड करने के लिए। इन अ जिस्ट क्या बेनिफिट्स हमने आज देखे ब्रेस्ट फीडिंग के, बहुत सारे देखे। इन अ जिस्ट, इन अ नटशेल उसको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जिसमें हमने देखा कि ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द बेबी नीड्स। सारे न्यूट्रिएंट्स है, उसको बेबी को रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है ब्रेस्ट मिल्क। इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, जैसे कि हमने देखा उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज एंड ऑल थे। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर इन दी मदर, मतलब मैटरनल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से ये प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स द इमरजेंसीज ऑफ डायस्थेसिस, एनीमिया और रिकेट्स, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है वो लोअर डाउन होती है मदर में, इवन बेबी को अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट्स अ करेक्ट बाइट इन अ चाइल्ड, क्योंकि जॉ का डेवलपमेंट अच्छा होता है, लिप्स का इवर्जन अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो करेक्ट बाइट मतलब वो करेक्ट स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकली भी डेवलपमेंट अच्छा होता है। इंक्रीजेस मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि मदर बेबी का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ होता है। Breastfeeding provides a close emotional and psychological contact with the child and the mother। बेबी में क्या क्या बेनिफिट एक्सक्लूसिवली काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि हमने कुछ एक अभी डिस्कस किए। कुछ एक में जॉइंट्स जो हैं वो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और बेबीज में जॉइंट्स की डिफ़िकल्टीज जैसे कि जुवेनाइल आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, वो रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है या फिर लोअर कोलेस्ट्रॉल के वजह से बेबी हेल्दी रहता है। आइज, बेबी हुआ ब्रेस्ट फीडिंग हैव बेटर विजुअल एक्टिविटी एफिनिटी। इम्यून बूस्ट करता है ब्रेस्ट मिल्क। ईयर, ब्रेस्ट फीड पे बेबीज़ को ईयर इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि वो बेबीज़ को प्रॉपर लैच मिलता है उसमें इन कंपैरेटिवली टू दी अदर बेबीज़। ब्रीथ डीपली, क्योंकि ऐसा माना गया है क्योंकि बेबीज़ जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उनकी जो ब्रीदिंग है या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के चांसेस कम रहते हैं, तो वो ब्रीदिंग अच्छी होती है उनमें। उनकी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है, उनको एलर्जिक एक्जिमा या फिर अदर एलर्जिक कंप्लेंट्स नहीं आती। बॉवल्स, उनको कॉन्स्टिपेशन से सफ़र नहीं करना पड़ता। देयर आर फ्यूअर इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक और digestion। Babies who are exclusively breastfed for 6 months are longer or less likely to suffer from any other food allergies। तो हमने इस तरह से आज देखा कि ब्रेस्ट फीड के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो इसके लिए मदर को एनकरेज करना और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना ये हमारा ही नहीं सबका मिशन होना चाहिए, ताकि क्योंकि इससे IQ बढ़ता है बेबीज़ का, तो हम आगे एक अच्छी प्रोजनी डेवलप करें या फिर अच्छा जनरेशन डेवलप कर छोड़ के जाए हमारे पीछे। इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।